हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका मीनू त्रिपाठी की कहानियाँ देश की प्रख्यात राष्ट्रीय व साहित्यिक पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती हैं। मीनू त्रिपाठी जी सीबीएसई और आईसीएसई की विभिन्न कक्षाओं के लिए वर्कबुक भी तैयार कर चुकी हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी मन का वज़न। एरोबिक्स की क्लास लेकर मौली ने अपना मोबाइल उठाया तो उसमें स्वर्णिम नाम की लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट और मैसेज बॉक्स में मैसेज था। मैम, मैं स्वर्णिम आपकी स्टूडेंट, आपके जिम में आती थी। आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, एक्सेप्ट कर लीजिएगा और आज शाम 5 बजे टीवी के डीडी चैनल पर मुझे लाइव देखिएगा। मौली के जिम में रोज़ाना 60-70 कस्टमर आते हैं। प्रोफाइल पिक्चर के आधार पर स्वर्णिम नाम की लड़की कौन है वो दिमाग पर जोर डाल ही रही थी कि तभी एक नए कस्टमर ने उसका ध्यान खींचा। ये मेरी बेटी है, वज़न कम करवाना है। अगर 2-3 महीनों में कुछ वज़न कम हो जाए तो। कोई ख़ास वजह? मौली के पूछने पर उस लड़की की माँ फुसफुसाई। रिश्ते की बात चल रही है, थोड़ा वज़न कम हो तो देखना दिखलाने का कार्यक्रम बनाएं। मौली के जिम में प्रोफेशनल स्वास्थ्य के साथ बड़ी संख्या में लोग शादी के लिए वज़न कम करने की मंशा से आते हैं। मौली उनकी काउंसलिंग करते समय यही कहती है कि अच्छे स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के लिए अपने शरीर को फिट रखना जरूरी है। अपने शरीर को फिट रखने का प्रयास जीवन पर्यंत होना चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाए तो जीवन में कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जिम में आई उस नई लड़की को खाने पीने के कुछ दिशा निर्देश देने के बाद जिम इंस्ट्रक्टर उस स्थूल काया धारिणी को मशीनों के संचालन की जानकारी दे रहे थे। तब उस लड़की के चेहरे पर छाए तनाव ने सहसा स्मृतियों से स्वर्णिम को खंगाल कर निकाल लिया। ओह स्वर्णिम, तुम हो। उफ, कितना भारी शरीर था उसका। 85 किलो की स्वर्णिम को लेकर उसकी माँ आई थी। वो बहुत मूडी थी। मौली विगत में डूबती चली गई। पहले ही दिन स्वर्णिम जिम इंस्ट्रक्टर पर चिल्ला पड़ी, नहीं अब और वर्कआउट नहीं कर सकती, आप जाइए, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है। एक बार और करके आपने 20 बार वेट उठवा लिया है, मुझे नहीं करना वर्कआउट। जिम इंस्ट्रक्टर ने उसके हद दर्जे के रूखे व्यवहार के आगे हाथ खड़े कर दिए। दूसरे दिन जब वो आई तो आराम कुर्सी पर बैठकर च्युइंगम चबाती रही। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे खुली चुनौती दे रही हो कि है कोई माई का लाल जो मुझे मेरे मन के विरुद्ध मुझसे तोला भर वजन भी उठवाए। सुनिए, आपका समय सिर्फ 1.5 घंटे का है, 20 मिनट बीत चुके हैं, आइए थोड़ा कार्डियो करते हैं। मौली ने उसे ट्रेडमिल की ओर जाने का इशारा किया तो बुरा सा मुंह बनाकर ट्रेडमिल के बजाय साइकिल पर बैठकर लापरवाही से पैडल मारने लगी। करीब 4-5 दिन यूं ही निकलने के बाद मौली ने उससे सख्त एवं दृढ़ लहजे में पूछा, आप हमारे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करती? उसने लापरवाही से जवाब दिया, मैं पतली नहीं होना चाहती। पर क्यों? मौली की हैरानी पर उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती, पढ़ना चाहती हूँ। ये सुन मौली को उससे सहानुभूति सी महसूस हुई। कुछ दिन तक उसने उसे कोई कमांड नहीं दी। जब मन करता वो आती, जितनी देर मन करता वो वहाँ रहती। एक दिन वो शाम को साइकिल के धीमे धीमे पैडल मारती हुई कान में ईयर प्लग लगाए बैठी थी। वो बीच बीच में जेब से कुछ निकाल कर मुँह में जो डालती जा रही थी वो शायद चॉकलेट थी। देर तक साइकिल के पैडल मारने के बाद वो मौली के पास आकर शिकायती लहजे में बोली, कितनी देर से बैठी हूँ पर कोई मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये सुनकर मौली सपाट शब्दों में बोली, जो लोग तुमसे ज़्यादा समर्पित हैं पहले उन्हें देखूंगी। वैसे अगर तुम हमारे साथ चलना चाहती हो तो आज मैं एरोबिक्स करवा रही हूँ, तुम भी ज्वाइन कर लेना। मौली के इस उपेक्षा भरे व्यवहार की अपेक्षा उसे नहीं थी। एरोबिक्स में वो सबसे पीछे खड़ी हुई, बेमन से इधर उधर थोड़ी देर हाथ पैर फेंक कर वो फिर बैठ गई। करीब 10 दिन यूं ही निकले। फिर एक दिन बरसात में वो भीगी हुई जिम पहुंची। जिम में इक्का दुक्का लोग थे। उसे भीगी देखकर मौली ने कहा, अगर तुम चेंज करना चाहो तो मैं तुम्हें ट्रैक सूट दे सकती हूँ। ये सुनकर तलखी से बोली, रहने दीजिए, मुझे कुछ भी फिट नहीं आएगा। जाने क्या था उसकी आवाज़ में कि मौली द्रवित हो गई। मेरे पास प्लस साइज़ है, ट्राई कर लो। उसे गीले कपड़ों में असुविधा हो रही थी, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। चेंजिंग रूम से बाहर आई तो नीली टी शर्ट और कैप्री में उसे देखकर मौली मुस्कुरा कर बोली, अच्छी लग रही हो। झूठ मत बोलिए, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती हूँ। उसके रूखे स्वर से विचलित मौली बोल पड़ी, स्वर्णिम, क्या आप अपने स्कूल में अपनी टीचर्स फ्रेंड से ऐसे ही बात करती हैं? सुनते ही वो तपाक से बोली,
मेरे माँ बाप ने बस एक काम अच्छा किया है, मेरा नाम सुंदर रखा है, स्वर्णिम। पर इस नाम से मुझे कोई नहीं पुकारता। मोटी उपनाम है मेरा। स्कूल हो या घर, सब मोटी कहते हैं। मेरे क्लासमेट मेरे टिफ़िन में झांक कर देखते हैं मैं क्या खा रही हूँ। मेरी टीचर्स हमेशा मुझे क्रिसमस में सेंटा क्लॉज बना देती हैं। हाँ तो अच्छा है, सेंटा क्लॉज हमेशा खुशियाँ बांटता है। मौली ने उसकी बात का जवाब दिया तो मायूसी से बोली, पर मेरी मम्मी खुश नहीं होती। वो मुझे सिंड्रेला बनते देखना चाहती हैं। मेरे कजन्स, मेरा भाई सब सुंदर हैं। तुम भी तो सुंदर हो, उसके कहने पर धीमे से बोली। वो पतले भी हैं। ये कहते ही उसकी आंखों में दर्द पानी बनकर बह निकला। मौली उसकी तरफ कॉफ़ी का कप बढ़ाते हुए बोली, मेरा मानना है कि सुंदरता का कोई तय मानक नहीं है, और अगर हो भी तो ज़रूरी नहीं वो सबके लिए एक हो। मैंने उस दिन देखा तुम सड़क के पार वाली गली के कुत्ते को बिस्किट खिला रही थी। सड़क किनारे बैठी बूढ़ी भिखारिन को कुछ खाने को भी देती हो। उसने मासूमियत से मुस्कुराकर स्वीकारा तो मौली भी मुस्कुराकर बोली, तुम मन से बहुत सुंदर हो। नहीं, मम्मी पापा कहते हैं कि मैं बहुत ख़राब हूँ मन से भी। वो अड़ियल घोड़ी की तरह अपनी बात पर ऐसे अड़ी थी जैसे उसकी अच्छाई प्रकट हो गई हो तो उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर मौली ने बातचीत के सूत्र को थामे रखा। तुम्हें हंसते बहुत कम देखती हूँ, पर जब कभी तुम मुस्कुराती हो तो आंखों के किनारे बनती ये दो लकीरें बड़ी सुंदर दिखती हैं। और हाँ, हंसते हुए हाथ मुंह पर मत धरा करो, तुम्हारे दांत छिप जाते हैं। तुम्हें शायद किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे ऊबड़ खाबड़ दांत तुम्हारी हंसी में चार चांद लगाते हैं। यह सुनकर वो झट से बोली, मुझे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हंसने से भी लोग मोटे होते हैं। वैसे हंसने के लिए किसी का साथ चाहिए, पर मुझे तो कोई बात ही नहीं करता है, मुझे कोई सुनता नहीं। सबकी फिक्र यही है कि कैसे भी मेरा वज़न कम हो जाए, ये पिंपल्स खत्म हो जाएं। एक ही धुरी पर उसको घूमते देख मौली ने कहा, तो क्या बुरा है अगर ये मोटापा और चेहरे के धब्बे दूर हों तो? ये संभव नहीं है। मैंने कोशिश की थी, पर ना मोटापा दूर गया और ना ही मुहासे दूर हुए। फ्रेंड्स भी चिढ़ाते हैं, मुझे अजीब तरीके से देखते हैं। कॉलेज में किसी भी फंक्शन में मुझे कोई काम नहीं मिलता। कोई लड़का मुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करता। एक बार मैंने ज़बरदस्ती डिबेट में पार्ट लिया। आप जानती हैं, डिबेट कंपटीशन में जो लड़का मेरा पार्टनर था उसे सबने बहुत चिढ़ाया। खैर, फ्रेंड्स से मैं बात नहीं करती, पर घर वालों को कैसे छोड़ दूँ? नाराज स्वर्णिम बोलती जा रही थी। मेरे पेरेंट्स, भाई, कज़न्स सब मेरे हाथ से तला भुना खाना यूँ छीनते हैं जैसे मैं चोर हूँ। सब छोले के साथ भटूरे खाते हैं, पर मुझे रोटी यूँ देते हैं जैसे मेरे मोटापे की मुझे सज़ा दे रहे हों। मैं भी उन्हें सताती हूँ, खूब मीठा तला भुना खाकर। मैं वो सब खाती हूँ जो मुझे मना है। वो सब मुझसे घृणा करते हैं। हमारे घर में ऐसे ही चलता है। वो मुझे तंग करते हैं, मैं उन्हें। और क्यों ना करूँ? कितना बुरा लगता है जब वे मुझे कहते हैं कि मैं चलती हूँ तो पेट हिलता है। कोई कहता है, ए मोटी, मुंह फाड़ कर मत हंसो, ऊबड़ खाबड़ दांत देखकर कोई डर जाएगा। कोई बाहरी कहे तो समझ में आता है, पर मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स, उफ, जब कभी कोई पूछता है कि मैं किसकी बेटी हूँ तो वो शर्मिंदा से हो जाते हैं। मुझे बेटी बताने में भी उन्हें शर्म आती है। मायूसी और दुख से निर्मित विकृत भाव भंगिमा में वह अपने मन की कड़वाहट और करीबियों और घरवालों पर उड़ेलती थक नहीं रही थी। मम्मी पापा क्यों सबको झूठी सफाई देते हैं कि इम्तिहान के दिनों में पढ़ाई करते हुए बैठे बैठे मैंने अपना वज़न बढ़ा लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं तो पहले से ही मोटी रही हूँ, मोटी थी, मोटी रहूँगी। आप सोच नहीं सकती ये बातें कितनी बुरी लगती हैं। उसकी लाल छलकने को आतुर आंखों को देखती मौली बोली, स्वर्णिम, उनकी बातें, उनका व्यवहार तुम्हें आहत करता है, ये कभी तुमने उन्हें बताया? इसका जो जवाब उसने दिया उसने मौली के भीतर सिहरन भर दी। किसी के पास मुझे सुनने का समय नहीं है, सब सुनाने को तैयार बैठे हैं। जी करता है खुद को काट छाँट दूँ, तभी सबके कलेजे को ठंडक पड़ेगी। जिम में रोजाना मोटे लोगों से रूबरू होने के बावजूद आज उसने पहली बार मोटापाग्रस्त लड़की की व्यथा को अनुभव किया। मौली का मानना था कि स्वस्थ एवं स्वयं को खुश रखने के लिए फिटनेस जरूरी है, पर यहाँ दूसरे की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए फिटनेस मंत्र अपनाया जा रहा था। स्वर्णिम अगले दिन जिम आई तो कुछ सहज लगी। आज क्या करूं मैम, कार्डियो या वेट्स? उसने अपने आप ही आगे बढ़कर पूछा तो मौली बोली, 10 मिनट कार्डियो करो, फिर बताती हूँ। 10 की जगह 20 मिनट तक उसने कार्डियो किया और बेतरह हाँफ गई। वर्कआउट के बाद आराम के क्षणों में मौली स्वर्णिम के पेट की ओर संकेत करते हुए मजाकिया लहजे में बोली, तुम्हारे पिंपल्स के लिए ये जिम्मेदार है। अगली बार तुम्हारा पेट फ्राइड और मीठा मांगे तो उसे डपट देना।
ये सुनकर वो मासूमियत और शरारत भरी हंसी हंसते हुए अपने पेट की ओर इशारा करते हुए बोली, मैम ये बड़ा ढीठ है, डपटने का इस पर कोई असर नहीं होता है, जिद करता है तो मुझे खिलाना ही पड़ता है। मौली जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, जब ये खाना मांगे तो इसे खाने के लिए फ्रूट और सैलड देना, क्योंकि अब ये नाइंसाफ़ी है कि तुम यहाँ इतनी मेहनत से वर्कआउट करो और ये उसका सत्यानाश करे। पेट पर चुभती मौली की उंगली पकड़कर वो हंस देती और कहती, ठीक है, कोशिश करती हूँ, आज से इसे डांट टपट कर रखूँगी। धीरे धीरे स्वर्णिम को एक्सरसाइज का जुनून सा सवार होता गया। 2 महीने में ही उसमें बहुत परिवर्तन आया। शारीरिक रूप से तो कोई खास अंतर नहीं दिखा, पर व्यवहार बदला था। वो खुशमिजाज दिखती थी, चेहरे पर हरदम छाई चिढ़ नदारत थी। अब वो एक सहज मुस्कान के साथ आती और आते ही वर्कआउट शुरू कर देती। जिम के सभी लोग उसे प्रोत्साहन दे रहे थे। हल्के फुल्के माहौल में उसे खुद में हल्केपन का आभास होता था। फिर एक दिन वजन मापनी में देखा गया तो करीब 3-4 किलो वजन कम हुआ। उस दिन वो खुशी खुशी अपने घर गई, पर अगले दिन फिर वो पहले जैसी अनमनी सी साइकिल पर पैडल मारती दिखी। पूछने पर बताया, मैम कल मैंने भाई को वेट लॉस की बात कही तो कहने लगा, हाथी कितना भी दुबला हो भैंस से मोटा ही रहता है। बस मुझे गुस्सा आया, मैंने ढेर सारा मक्खन लगाकर पराठे खाए। उसे रुआसी देखकर मौली गंभीरता से बोली, ओह, कल तुम्हारे गुस्से की वजह से मेरी और तुम्हारी दोनों की मेहनत पानी में चली गई। वो चुपचाप बैठी रही। तब मौली ने उसे समझाया, देखो कितना सुंदर नाम है तुम्हारा, स्वर्णिम। तुम खुद भी सुंदर हो, फिर क्यों तुम मोटापे और गुस्से की परतों को खुद पर चढ़ाए हो। खुद को स्वस्थ रखने के लिए मोटापे को किक मारो। पेरेंट्स, भाई, फ्रेंड्स के लिए नहीं, खुद के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो। उसकी बात सुनकर वो अविश्वास भरी आंखें उस पर टिकाकर पूछती, क्या ये होगा? क्यों नहीं होगा? बस अब ये सोचो कि तुम वर्कआउट अपने लिए करोगी। कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, तुम मीठा फ्राइड नहीं लोगी। गुस्सा आए तो 1 गिलास गर्म पानी पीकर अपना आक्रोश जाहिर करोगी। हाँ, हफ्ते के आखिरी दिन तुम वो सब खाना जो तुम्हें पसंद है। वो एक बार फिर चार्ज हुई। सकारात्मक सोच उस पर असर दिखाने लगी थी। शुरू शुरू में तो वो वीकेंड पर खूब जम के खाती थी, पर धीरे धीरे वो वीकेंड पर भी संतुलित आहार लेने लगी। वर्कआउट के साथ शरीर में जमा फैट ढीला होने लगा। मौली उसे अनवरत समझाती रही कि सेहत दूसरों की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए संवारी जाती है। मौली ने स्वर्णिम के पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हुए उन्हें सख्त अंदाज में हिदायत दी कि वे अपनी बेटी को स्वर्णिम के इतर उपनामों पर प्रतिबंध लगाएं। वे स्वयं भी स्वर्णिम के बाह्य आंतरिक परिवर्तन को महसूस कर रहे थे, इसलिए मौली की हिदायतों का अक्षरशः पालन हुआ। वो अब स्वर्णिम के मनोविज्ञान को समझकर उसे प्रोत्साहित करते, सहयोग करते। करीब 8-9 महीने बाद स्वर्णिम के पिता का तबादला पूना हो गया। इतने सालों बाद स्वर्णिम ने उससे संपर्क किया है। आज स्वर्णिम कैसी है, कहाँ है, इन रोमांचकारी प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए उसने उसकी प्रोफाइल चेक करते हुए देखा तो वह अभिभूत हो गई। मोटापे के साथ मानसिक तनाव और अन्य शारीरिक समस्याओं से जूझती स्वर्णिम आज आत्मविश्वासी डाइटिशियन बन चुकी थी। तय समय पर वो टीवी खोलकर बैठ गई। उसे लाइव देखना और सुनना परी कथा सा एहसास था। विश्व स्तरीय कार्यशाला में कॉटन साड़ी में चुस्त दुरुस्त सुविख्यात डाइटिशियन स्वर्णिम पांड्या स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ आहार पर धारा प्रवाह बोलते हुए लोगों के प्रश्नों का जवाब दे रही थी। एक प्रश्न के जवाब में उसने अपने अतीत का वो हिस्सा उधेड़ा जिसमें मौली थी। विश्व स्तरीय आहार नियंत्रण कार्यशाला में बैठे अनेक स्टूडेंट और आहार विशेषज्ञ सब उसे सुन रहे थे कि किस तरह उसके अमावस पूरित जीवन में मौली नन्हा दिया बनकर आई और उसने अपनी रोशनी में उसे अंधेरे से बाहर आने का हौसला दिया। साक्षात्कार में स्वयं का जिक्र सुनकर मौली की पलकें भीग गईं। उसने एक बार फिर स्वर्णिम को स्क्रीन पर ताका। कौन सोच सकता था कि जो कभी खुद इंद्रियों के वश में थी, वो आज इंद्रियों को वश में करने के गुर सिखा रही थी। इस जिम में उसके द्वारा तन तो कईयों के तराशे गए, पर मन को संवारना और तराशना उसे सृजनकर्ता सा एहसास दे रहे थे। काश हम सभी तन का वजन कम करने से पहले अपने मन के वजन को कम करने की सोचते। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई एक सकारात्मक कहानी, मन का वजन। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।